गिरकर उठते रहना, तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर शिक्षण विधियों का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले हमने जो भी प्रस्तावना के रूप में जो भी कुछ फैक्ट थे, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। हम इसमें हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से आपको यहाँ पर सारा कुछ मैटर बताया जाएगा। और जो भी आपके पहले पेपर हो चुके हैं, पुराने पेपर आरटेट का हो सकता है, रीट का हो सकता है, उन सभी पेपरों के प्रश्नों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। साथ साथ में उनको भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये आंसर आपका यहाँ माना गया है और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सारी चीज आपको बताई जाएगी। तो आज हम बात करेंगे इसमें शिक्षण विधियों के अंदर कौशलों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको भाषा कौशलानी ऐसा टॉपिक है। आपके जो भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसके हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पर एक एक बिंदु को यहाँ पर हम अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें आप। तो दोस्तों आपके लिए हम अच्छे से अच्छा मैटर यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों तो आपको इसको अच्छे से सुनना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। चलो हम पहले बात करते हैं कि भाषा कौशलानी। तो पहले तो आप ये समझ गए होंगे भाई कौशल होता क्या है। ठीक है, आपको हम एक सीधी सीधी भाषा में बता देते हैं कौशल क्या होता है। कौशल का मतलब होता है किसी भी काम में निपुणता प्राप्त कर लेना। जैसे हमने कहा कि भाई यह व्यक्ति इस काम में बहुत ही अच्छा कुशल है। ठीक है, अब काम करने की एक मतलब एक कुशलता होती है हर व्यक्ति के अंदर। हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो टीचिंग के अंदर भी हमारे कुछ कौशल होते हैं। ठीक है, जिससे व्यक्ति में निखार आता है। और कोई भी हो सकता है, चाहे वो छात्र के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर सकते हैं, चाहे वो टीचर के परिप्रेक्ष्य में हम बोल सकते हैं। तो ऐसे जो कौशल हैं जिससे निखार आता है और जिससे हम अपने अधिगम को अच्छा कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे से हम बच्चों को समझा सकते हैं, वो कौन कौन से कौशल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक बार और अच्छे से समझाया हुआ है। देखो यहां लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए यहां पर एक बार हम देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम जानते हैं कि जो भी व्यक्ति समाज में रहता है वो सब सामाजिक प्राणी है और मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी ही। पॉलिटिकल साइंस में भी साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अब देखो यहां आगे लिखते हैं कि वह जिस माध्यम द्वारा समाज में अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है वह भाषा है। तो चूंकि हम भाषा जानते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को हम खुद समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी एक व्यक्ति है और इधर भी एक व्यक्ति है, मतलब ये दो व्यक्ति हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसे आप देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। अब ये दो व्यक्ति हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब देखो इसके पास कोई ना कोई भाव और विचार होंगे, इसके पास भी भाव और विचार होंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के भाव और विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। यानी इसने कहा इससे, तो इसने कहा इससे, ए वाले से, और इधर है इसका नाम बी। तो बी ने ए से कहा तो ए सुन रहा है, तो बी की बात को ए सुन रहा है और ए की बात को बी सुन रहा है। कहने का मतलब है परस्पर एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये आदान प्रदान का जो सिस्टम है, ठीक है, एक दूसरे के विचारों का और भावों का जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसी का नाम भाषा है। दोस्तों तो भाषा क्लियर है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाषा का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा एक साधन है। ठीक है, जिस प्रकार से हम साधनों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी प्रकार भाषा का यहाँ पर जो प्रयोग है वो अपने विचारों को एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाना। यानी एक व्यक्ति जैसे सामने वाला है तो हम अपनी बात को वहां तक पहुंचाएंगे और वो हम तक पहुंचाएगा। ऐसे इसमें चलता रहता है। बालक सुनकर ही, अब देखो यहां लिखते हैं कि बालक सुनकर ही बोलना सीखता है। बिल्कुल सही सी बात है। जब भी कोई भी बालक बोलना सीखता है तो वो सुनकर सीखता है। समझ रहे हैं ना बात? पहले वो सुनता है, सुनने के बाद में बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके कई प्रयास होते हैं, धीरे धीरे वो प्रयास करता रहता है और वो कुछ शब्दों को धीरे धीरे बोलने लगता है। तो लिखा हुआ है कि बालक सुनकर ही बोलना सीखता है।
मानसिक प्रक्रिया द्वारा हम सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब हमारी एक मानसिक प्रक्रिया के तहत ये काम होता है, क्योंकि सारा सिस्टम तो हमारा यहाँ से मस्तिष्क से ही होता है ना, तो इसीलिए मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ये सब हम करते हैं। शब्द सुनते ही मन में विचार प्रतिमाएं बन जाती हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी शब्द सुनते हैं, ठीक है, तो जैसे हम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उससे संबंधित एक चित्र बन करके तैयार हो जाता है, एक मॉडल या एक प्रतिमा बन जाती है हमारी। जैसे हमने कहा बालक से कि गणेश, अब जैसे ही उसने गणेश नाम सुना तो गणेश जी का चित्र उसके सामने आ जाएगा, कैसा कैसा है उसका रूप, आकार, सब कुछ उसके सामने आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी शब्द जब हम बोलेंगे या हमें जब सुनाई देता है, जैसे ही हम कोई शब्द सुनते हैं तो उस शब्द से संबंधित जो कुछ हम जानते हैं, ठीक है, तो वो सब के सब चित्र हमारे सामने आ जाते हैं, दिमाग में प्रतिबिंब उसका बन जाता है, उसकी प्रतिमाएं बनने लगती हैं, जिससे प्रत्येक शब्द का अर्थ बालक समझ जाता है। इस प्रकार से वह उस शब्द का अर्थ समझ जाता है। अर्थ और विचार के बिना भाषा अस्तित्वहीन है। बिल्कुल अच्छी बात है कि अर्थ और विचार के बिना, यानी जहां अर्थ नहीं हो, जहां पर विचार नहीं हो, ऐसी भाषा अस्तित्वहीन मानी जाती है। उस भाषा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि हम भाषा कौशल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनमें कई चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको हर लाइन को अच्छे से समझ लेना है। शब्द सुनते ही मन में विचार प्रतिमाएं बन जाती हैं, जिससे प्रत्येक शब्द का अर्थ बालक समझ जाता है। ये कुछ लाइनें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि ये चीजें आपको बहुत सरल लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये चीजें बहुत जरूरी थी समझना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया कि भाषा क्या है, भाषा कौशल क्या है, सामान्य रूप से हमने जाना। अब हम देखते हैं कि भाषा के दो स्वरूप हैं बच्चों। कितने? दो। यानी जो भी हमारी भाषा है, चाहे कोई भी भाषा है, लेकिन फिलहाल में अभी हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो उस भाषा के दो स्वरूप होते हैं। एक हमारा मौखिक होता है, एक हमारा लिखित होता है। यानी मौखिक और लिखित दो स्वरूप होते हैं भाषा के। यानी भाषा को हम एक तो मौखिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, दूसरा हम लिख करके व्यक्त कर सकते हैं, यानी लिखित रूप में, ठीक है। ये दो रूप हैं हमारे। अब आगे देखते हैं। भाषा कौशल के 4 चरण हैं। जिस भाषा कौशल की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, भाषा कौशल, जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वहां वहां आपको जरूर हम बताएंगे अच्छे से। अब देखो, यहां एक सीधा सा सिंपल सा प्रश्न आपका बन जाता है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। भाषा कौशल के 4 चरण हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाषा कौशल के कितने चरण हैं। हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई, उस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। उस ट्रिक से कभी भी भूलोगे नहीं और क्रम भी याद रहेगा आपका। SBPL आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इसमें आप S का मतलब होता है श्रवण, और B का मतलब होता है भाषण, और P का मतलब होता है पठन, और L का मतलब होता है लेखन। तो देखिए, एकदम आपको क्रम से हमने बताया, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, ये हमारे 4 कौशल होते हैं। इनमें से बहुत बार प्रश्न आया है कि प्रथम कौशल कौन सा है, तो आपको श्रवण कौशल बताना है। अंतिम कौशल कौन सा है, तो लेखन कौशल आपका जवाब होगा। द्वितीय कौशल कौन सा है, तो भाषण कौशल होगा। ऐसे आपके कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए अच्छे से क्लियर रखना है इस बात को। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, SBPL, ठीक है। अब देखो, यहां से आपका जो प्रश्न बन सकता है वो भी आपको हम बता देते हैं कि कहां कैसे बनेगा। देखिए, यहां हमने लिखा है, एक तरफ तो कौशल लिखा है और एक तरफ उद्देश्य लिखा है। यहां से प्रश्न कई बार आ चुके हैं और जरूर आएंगे अब आने वाली एग्जाम में। यानी जैसे हमारा श्रवण कौशल है, ठीक है। अब ये श्रवण कौशल जो है, इस श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, ये हमारे सामने प्रश्न आएगा और आया भी है। तो सिंपल प्रश्न है कि श्रवण कौशलस्य उद्देश्यम किम भवति, श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है भाई क्या उद्देश्य है। तो श्रवण कौशल का उद्देश्य है दोस्तों, देखो हमने सामने लिखा है, ये हमारा उद्देश्य है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, मतलब सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, ये हमारा उद्देश्य है। केवल सुनना उद्देश्य नहीं है। अब उसमें मान लो ऑप्शन में आ गया कि श्रुत्वा, ठीक है, या केवल श्रवणम ऐसा आ गया मान लो,
तो वो उद्देश्य नहीं है, सुनना कोई उद्देश्य नहीं है। श्रवण कौशल का उद्देश्य है सुन करके अर्थ ग्रहण करना, ये हमारा उद्देश्य होता है इसका। तो आपको सिंपल याद रखना है कि श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना होगा श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। अगला है हमारा भाषण कौशल। अब इस भाषण कौशल को हम संभाषण कौशल भी कहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि भाई भाषण अलग है कि संभाषण अलग है, एक ही बात है। तो भाषण कौशल जो है हमारा, इसका क्या उद्देश्य होगा, तो याद रखना है, आगे हमने लिखा है मौखिक अभिव्यक्ति ही। देखो सिंपल है, एकदम साधारण तरीका से हम समझाए आपको। देखिए कि मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है हमारा, वो भाषण कौशल का उद्देश्य माना जाता है। यानी मौखिक रूप से जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उनको प्रकट करते हैं, तो यही भाषण कौशल का उद्देश्य है। ठीक है, जैसे सीधा सीधा आप जानते हैं कि भाई भाषण कैसे देते हैं। अब भाषण देने के लिए तो बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, तो सिंपल सा है कि जब भाषण का हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाई बोलना है। अब मान लो मंच पे खड़ा कर दिया कि भाषण देना है आपको, और वो जाकर के चुपचाप खड़ा हुआ है, तो वो भाषण थोड़ी ना है। तो भाषण का उद्देश्य पूरा कहाँ हुआ फिर, तो भाषण का उद्देश्य होगा मौखिक अभिव्यक्ति करना। ठीक है, अगला हमारा यानी कि तीसरा है पठन कौशल। क्या है, पठन कौशल। अब पठन कौशल का जो उद्देश्य होगा वो होगा पठित्वा अर्थ ग्रहणम। एकदम आसानी से याद रखना है आपको, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। केवल पढ़ना उद्देश्य नहीं है, पढ़ करके उसको समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना, ये पठन कौशल का उद्देश्य माना जाता है। तो आपको ये एक एक मतलब छोटे छोटे वाक्य हैं ऐसे, मान लो आप इनको याद रखना है बस। इनमें से आपका प्रश्न तैयार हो जाता है। तो पठन कौशल का उद्देश्य हो जाता है पठित्वार्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। और लास्ट है हमारा लेखन कौशल। अब लेखन कौशल का होगा लिखित्व अभिव्यक्ति, यानी लिख करके अभिव्यक्ति करना। ठीक है, लिख करके अभिव्यक्ति करना, ये हमारा हो जाता है लेखन कौशल का उद्देश्य। अब देखिए हमने 4 उद्देश्य देखे और 4 ही हमने कौशल देखे। अब यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है आपका, वो ऐसे बन सकता है कि इन चारों कौशलों में कौन सा कौशल मौखिक है या मौखिक स्वरूप वाला है, या मौखिक स्वरूप से संबंधित है भाई, या फिर लिखित स्वरूप वाला है या लिखित स्वरूप से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। देखिए यहाँ पर हमने एक एक के सामने ये हमने लिख दिया है, इसीलिए कि भाई यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। जैसे कि श्रवण कौशल है, तो आपको पता है कि भाई सुनना होता है इसमें। तो अब सुनना है तो मौखिक काम होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा मौखिक स्वरूप होगा इसमें। अब जैसे भाषण है, तो भाषण में हम क्या करेंगे, बोलेंगे, तो ये भी मौखिक हुआ, सिंपल है। अब पढ़ना है, पठन है, तो पठन हम कैसे करेंगे, लिखा हुआ, यानी लिखित रूप होगा ना ये पठन का। तो अरे आप पढ़ोगे तो आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा ना, तो उसको पढ़ोगे कि नहीं आप। तो भाई पठन कौशल होगा वो लिखित स्वरूप वाला होगा। अब लेखन है आपका, लेखन तो लिखने में तो वैसे ही लेखन होता है आपका, लिखना पड़ता है, तो ये भी आपका लिखित स्वरूप में होगा। तो कहने का मतलब 2 हो गए, मौखिक और लिखित। तो लिखित से संबंधित 2 हो गए, पठन और लेखन, यानी पढ़ना और लिखना ये दोनों लिखित से संबंधित हैं, और सुनना और बोलना ये दोनों मौखिक से संबंधित हैं। ऐसे सीधा सीधा समझो आप, एक तो बात आप सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, तो ये दोनों आपकी मौखिक चीजें हैं। ठीक है, एक आप पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, ये दोनों लिखित चीजें हैं। ऐसे आपको याद रखना है इसको, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर है सारी चीज। यहां से आपका प्रश्न जरूर बनता है। छोटी छोटी चीजों को आप अच्छे से क्लियर करते चलें, तो हम आगे जाकर के अच्छे से समझ पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम आपको सरल से कठिन की तरफ ले जा रहे हैं, तो सरल सरल चीज़ों को आपको समझा रहे हैं, और वो आप कब कठिन की तरफ चले जाओगे आपको अंदाजा नहीं लगेगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब कौशल के बारे में हम बताते हैं आपको। जो हमारे कौशल हैं दोस्तों, उन कौशलों को हम मोटे तौर पर 2 भागों में व्यक्त करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे कौशल हैं, उन कौशलों को हम मोटे तौर पर 2 भागों में व्यक्त करते हैं। उनको कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, तो अब देखेंगे आप कौन कौन से भाग हैं वो, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया है, एक जो होता है वो होता है आपका ग्राह्यात्मक। ठीक है, यानी कि ग्रहण करना, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ देखेंगे आप। दूसरा होता है अभिव्यंजनात्मक। अभिव्यंजनात्मक मतलब अभिव्यक्त करना। अब इनको हम कह सकते हैं, अंग्रेजी के हिसाब से आप याद रखने के लिए इनपुट और आउटपुट हम कह सकते हैं। यानी कि ग्रहण करने का मतलब होता है इनपुट,
जैसे आप कंप्यूटर के अंदर, जैसे आप कीबोर्ड के अंदर टाइप करोगे कुछ भी, तो वो हम इनपुट कर रहे हैं। अब उसमें क्या मिलेगा आपको, क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, वो उसका आउटपुट है। तो ग्राह्यात्मक हो गया और अभिव्यंजनात्मक हो गया, यानी इनपुट और आउटपुट। ठीक है। अब देखिए आप ग्रहण कर, इनपुट का मतलब है उसमें हम लिखेंगे, ठीक है, उसमें हम टाइपिंग करेंगे तो इनपुट होगा, यानी अंदर जाएगा वो, ठीक, और बाहर जो दिखेगा वो आपका आउटपुट है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब आपके यहां जो ग्राह्यात्मक है यानी कि इनपुट है, ये दो प्रकार से है आपका, यानी कि 4 कौशलों में से हमारे 2 कौशल हैं जो इनपुट से संबंधित हैं, यानी ग्रहण करने से संबंधित हैं। यानी कि ग्रहण हम कहां कहां से कर सकते हैं भाई, किस किस कौशल से कर सकते हैं, या फिर ऐसे समझो कि हम मतलब इनपुट किस किस से कर सकते हैं। तो एक तो हमारा हो सकता है सुनने से, यानी कि हम सुनेंगे तो अंदर जाएगा हमारे कोई मैटर, ठीक है, हमने कोई बात सुनी तो हमारे अंदर गई कि नहीं, ठीक। एक हमारा पढ़ने से हो सकता है, यानी कि हम सुन करके और पढ़ करके 2 तरीका से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 2 जो कौशल हुए, ये दोनों कौशल हमारे इनपुट वाले हुए। कौन से हुए, इनपुट वाले। तो इनपुट में आपके 2 कौशल होंगे, श्रवण कौशल और पठन कौशल। ये आपको याद रखना, प्रश्न यहां से बन सकता है। यानी ग्राह्यात्मक कौशल जो हैं वो आपके 2 होंगे, श्रवण कौशल और पठन, क्योंकि हम दोनों से ग्रहण कर सकते हैं। सुन करके आप कोई भी बात ग्रहण कर सकते हो, पढ़ करके आप ग्रहण कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर में आपने टाइप किया RAM, तो आपको स्क्रीन पर जो दिखेगा वो आउटपुट है, लेकिन अंदर तो वो चीज जाएगी कि नहीं, तो सुन करके जाएगी और पढ़ करके जाएगी। आपने पढ़ा राम, ठीक है, तो आपने पढ़ करके देखा, तो पढ़ा तभी तो ग्रहण हुआ वो उसका, तो इनपुट हुआ पढ़ करके। एक आपने सुना, किसी ने बोला राम, तो आपने सुना, आपके कानों से गई बात और अंदर गई, तो फिर वो भी ग्रहण हुआ। आप 2 तरीका से ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी तरफ हमने कहा कि अव्यक्त करना, अभिव्यंजनात्मक आउटपुट। अब आउटपुट में भी आपके 2 कौशल होंगे। आउटपुट कैसे करेंगे हम, एक तो बोल करके और लिख करके, सिंपल सी बात है, आपको एकदम सिंपल तरीका से समझो आप। अरे जब आउटपुट हम करेंगे भाई, हमने सुन लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमारे अंदर बात चली गई, हमारे पास ज्ञान आ गया, अब उसको हम बाहर व्यक्त करना चाहते हैं, उसको आउटपुट देना चाहते हैं, तो हम बोल करके दे सकते हैं या फिर लिख करके दे सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, आप बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए। तो आप लिख करके भी दे सकते हो और अपनी बात को आप बोल करके भी बता सकते हो। तो दोनों तरीका से आउटपुट हो सकता है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अब देखो इसमें और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहां हमने आपको क्लियर किया है, एक बार आपको झूम करके उसको हम क्लियर आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए ये कुछ आपके मतलब फैक्ट हैं, ऐसे समझ लो आप। देखिए जैसे हमने लिखा है कि भाषा सीखना, जो हम भाषा सीखते हैं वो कठिन से और सरल की तरफ चलता है सिस्टम इसका, ठीक है। यानी हमारा एक शिक्षण सूत्र होता है कठिन से सरल। जब भी भाषा सीखने की बात आती है तो कठिन से सरल की तरफ हमें चलना होता है, क्योंकि सबसे पहले हम श्रवण कौशल का विकास करते हैं। और आपको पता है कि सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है, सुनना चाहता नहीं है कोई भी, सब बोलना चाहते हैं। अरे सुनना, आपको पता है कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है, तो ये तो मेन चीज है सुनना। तो सुनना मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से ये कठिन से हम सरल की तरफ जाते हैं फिर, क्योंकि लास्ट में तो हम कहाँ पहुंचते हैं, लेखन पर। तो लिखना तो कोई कठिन काम नहीं है, वो तो सरल है भाई। पढ़ना लिखना कोई वो नहीं है, जब आप सुन लोगे बोल लोगे तो पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम चलते हैं कठिन से सरल की तरफ। ऐसे ही हमारा एक है शिक्षण कार्य। हम जब शिक्षण कार्य करवाते हैं, ठीक है, यानी हम टीचिंग करवाते हैं बच्चों को, वही कैसे सीख सकें बच्चे, किस प्रकार से अच्छा सीख सकें। तो ये जो हमारा सिस्टम होता है ये चलता है सरल से कठिन की ओर, दोनों में डिफरेंस है। भाषा सीखने की जब बात आती है तो कठिन से सरल की तरफ हम चलते हैं, और शिक्षण कार्य करवाने की बात आती है तो हम सरल से कठिन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात याद रखनी है कि भाषा विज्ञान का प्रथम ग्रंथ है। ये हमारा एक फैक्ट है भाई, कोई प्रश्न ऐसा बन सकता है इसलिए हमने यहां लिख दिया कि भाषा विज्ञान का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है। तो याद रखना है निरुक्त को मानते हैं, निरुक्त, और निरुक्त के रचयिता है यास्क, ठीक है। तो निरुक्त को प्रथम ग्रंथ मानते हैं भाषा विज्ञान का, और इसके लेखक हैं हमारे रचयिता यास्क,
ठीक है, यास्क मुनि। आगे है इसमें हमारा जो भाषा, आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रॉवेल के अनुसार। फ्रॉवेल जो हैं उन्होंने बताया है जो हमारे कौशल हैं उन कौशलों का क्रम उन्होंने बताया है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। ठीक है, जो हमने आपको बताया था वही क्रम है इसमें। तो SBPL वाला जो हमने आपको तरीका बताया था वो तरीका सेम इस पे आपका हो रहा है। तो फ्रॉवेल के अनुसार ये आपका सिस्टम बताया उन्होंने, यानी कौशलों का एक क्रम बताया है उन्होंने, एक वैज्ञानिक क्रम है। कैसा? श्रवण कौशल आएगा, भाषण कौशल आएगा, पठन और लेखन लास्ट में आता है। इसके बाद में मॉन्टेसरी के अनुसार एक अलग क्रम है। इन्होंने कहा कि भाई पहले श्रवण आएगा, फिर भाषण आएगा, फिर लेखन आएगा, फिर पठन आएगा। इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉन्टेसरी जी ने थोड़ा सा चेंज किया है। उन्होंने कहा कि भाई लेखन के बाद में पठन होना चाहिए, पहले बच्चे लिखना सीखने चाहिए, उसके बाद में पढ़ना सीखें, लास्ट में पठन उन्होंने बताया है मॉन्टेसरी ने, और फ्रॉवेल ने आपका लेखन लास्ट में बताया है। ठीक है ना। आगे इसमें एक यहां पर पॉइंट हमने लिखा है, ग्रहणात्मक व अभिव्यक्तात्मक कौशलों में ग्रहणात्मक कौशल महत्वपूर्ण है। बात बिल्कुल सही है, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है यहां से, यानी ग्रहण करना और एक अभिव्यक्त करना। तो ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक जो कौशल हैं, अभी अभी हमने आपको बताया था ऊपर कि ग्रहण हम कैसे कर सकते हैं, एक तो सुन करके कर सकते हैं और एक हम पढ़ करके कर सकते हैं, और अभिव्यक्त हम दो तरीका से कर सकते हैं, या तो आप बोल करके करो, आप लिख करके करो, दो तरीका से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इन कौशलों में ग्रहणात्मक कौशल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक आप ग्रहण नहीं करोगे तो बोलोगे क्या। तो इसलिए हमने कहा कि भाई पहले श्रोता अच्छा बनना पड़ता है, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। तो पहले हम सुनना आना चाहिए, तो सबसे पहले हमें सुनना आना चाहिए, उसके बाद में हम उसको अच्छे से बोल सकेंगे। तो सबसे पहले हो गया कि ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रहण ही नहीं करोगे तो आप अभिव्यक्त कहां से करोगे। ठीक है ना। तो अभिव्यक्त करने के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए, आपके पास सामग्री होनी चाहिए, वो आएगी आपको ग्रहण करने से। तो इनपुट जाएगी तभी तो आउटपुट आएगी। अब इनपुट आप करना नहीं चाहते, डायरेक्ट आउटपुट चाहते हो तो संभव नहीं है ना। ये तो भाई आप खेतों में खेती करते हैं, आपने बाजरा लगाया, गेहूं लगाया, कोई भी, अभी आपने इनपुट कर दिया, अब उसका आउटपुट कब मिलेगा, जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। जब इनपुट ही नहीं करोगे और आउटपुट चाहते हो तो संभव नहीं है ऐसा। इसलिए महत्वपूर्ण है इनपुट करना। ठीक है, किस तरीका से आपने किया, इनपुट कितने अच्छे से हुआ है, उसी हिसाब से आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी बात। तो ये दोस्तों छोटे छोटे कुछ फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने, यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं, चलिए। अब देखो यहां पर हम देख पा रहे हैं, अभी यहां हमने बताया है LSRW। एक तो ये भी तरीका है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, और हमने दूसरा तरीका आपको बताया था SBPL, BPL। आप इससे भी याद रख सकते हो, कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, बस एक हमें एक क्रम याद रखना है। तो S का मतलब श्रवण कौशल, B का मतलब भाषण, P का मतलब पठन, L का मतलब लेखन। इसी को हमने यहां लिखा है LSRW। L का मतलब होता है लिसनिंग, सुनना। S का मतलब होता है आपका स्पीक यानी बोलना, और R का मतलब होता है रीड, रीड यानी पढ़ना, और राइट यानी लिखना। तो LSRW। ठीक है, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। अब ये दो जो हैं आपके सुनना और बोलना, ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित हैं भैया। किससे? ध्वनि से, क्योंकि सुनने में ध्वनि आती है हमारी। आपने सुना कुछ तो ध्वनि सुनी, यानी आपको ध्वनि सुनाई दी। जैसे हमने कहा कि राम है, तो ये ध्वनि सुनाई दी आपको। ठीक है, तो सुनना ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित हुआ। हमने बोला कुछ, तो ये भी ध्वनि विज्ञान है आपका। हमने कुछ बोला तो अगला कोई सुनेगा तो वो भी तो ध्वनि जाएगी उसके पास। तो दोनों ध्वनि विज्ञान से संबंधित हैं। अब ये चीज हमें दिखती नहीं है भाई। हमने कहा कि राम है, आपको दिखा कहीं? हमने कहा कि कृष्ण है, दिखा नहीं। तो ये चीजें अमूर्त हैं। ठीक है, मूर्त में नहीं होती है, मूर्त प्रकृति नहीं होती है इनकी, अमूर्त प्रकृति है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ऐसे हमारा पठन है। अब पठन है तो आपके सामने कुछ लिखा होगा तभी तो पढ़ोगे ना आप। तो कहने का मतलब लिपि विज्ञान से संबंधित है। फिर है लेखन। तो लेखन तो आपका लिपि विज्ञान से है ही, क्योंकि उसमें आप लिखते हैं। किसी भी लिपि में आप लिखो तो उसमें लिखना पड़ता है, और लिखे हुए को आप पढ़ते हो। तो ये पढ़ना और लिखना दोनों लिपि विज्ञान से संबंधित है। अब इनको हम देख सकते हैं,
आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, जैसे राम है गृहम गच्छति, अब ये आपके सामने लिखा हुआ है तो आप इसको देख सकते हो आराम से, तो मूर्त प्रकृति हो गई, सिंपल हो गया, ये आपकी मूर्त प्रकृति हो जाती है। आपने कुछ पढ़ा उसको आप देख पा रहे हैं, आपने कुछ लिखा उसको आप देख पा रहे हैं, तो दोनों मूर्त प्रकृति हो जाती हैं। और दो, सुनना और बोलना, ये आपकी अमूर्त प्रकृति है। यहां से भी प्रश्न बनता है, प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा अमूर्त प्रकृति से संबंधित है, या कौन अमूर्त प्रकृति वाला है, या कौन मूर्त प्रकृति से युक्त है, या कौन ध्वनि विज्ञान से संबंधित नहीं है, कौन लिपि विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न कहीं से भी कितने भी बना सकते हैं, कोई भी बन सकता है, बस आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए। फिर प्रश्न चाहे कैसे भी आओ, हम आपको वो भी बताएंगे पहले वाले पेपरों में कैसे प्रश्न आए थे, तो उनको आप देखोगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा फिर सारा सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझो, हम अच्छे से आपको समझेंगे। बहुत अच्छे हमने नोट्स तैयार किए हैं, काफ़ी अच्छे से, मतलब सारा कुछ निचोड़ निकाल के एकदम अच्छे से आपको हमने शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स तैयार करें। आप इनको एक बार समझ गए तो निश्चित रूप से आप पूरे नंबर ला सकते हैं। यहाँ से आगे देखिए, आगे हमने इसमें आपको एक चीज़ बताई है, देखिए, संस्कृत भाषा अधिगम के लिए सभी कौशलों का अभ्यास हो सकता है। यानी संस्कृत भाषा में अधिगम के लिए सभी कौशलों का अभ्यास हो सकता है। हमारे जो 4 कौशल हैं, उन चारों कौशलों का अभ्यास हो सकता है किसके द्वारा? संगणक यंत्र के द्वारा। ये प्रश्न आपका आया हुआ है, यानी किसके द्वारा सभी कौशलों का अभ्यास संभव है? तो संगणक यंत्र के द्वारा सभी कौशलों का अभ्यास संभव है। उसमें आप सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, यानी कुछ भी आप करो, सभी कौशलों का अभ्यास। संगणक यंत्र का मतलब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से सारा काम संभव है, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ संभव है उसमें। इसीलिए हम इसको अभ्यास इसीलिए सभी कौशलों का अभ्यास इससे संभव है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, आगे है सभी कौशलों का आधार। अब सभी कौशलों का आधार किसे कहते हैं? तो श्रवण कौशल को कहते हैं भैया। किसको? श्रवण कौशल को। जब तक आप सुनोगे नहीं तो आप ना तो बोल सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना लिख सकते हो, तो ये आधार है। हमने एक बात और कही थी कि अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बन सकता है। तो श्रवण कौशल जिसका जितना अच्छा होगा उसका उतना ही संभाषण कौशल अच्छा होगा, पठन कौशल भी अच्छा होगा, लेखन कौशल भी अच्छा होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आधार सही है तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, निराधार कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, तो इसलिए आधार आपका सही हो, कहने का मतलब श्रवण कौशल अच्छा हो। तो बच्चों का श्रवण कौशल हमें अच्छा विकसित करना होगा, उसके बाद में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी कौशलों में महत्वपूर्ण है, सभी कौशलों में महत्वपूर्ण माना जाता है पठन कौशल को। किसको? पठन कौशल को। तो सभी कौशलों में महत्वपूर्ण मानते हैं पठन कौशल को। ठीक है, पढ़ना आपको आना चाहिए, और पढ़ने से पहले जो महत्वपूर्ण है वो आपको हम बता ही दिया। अब ये तो हो गए हमारे कुछ फैक्ट, जो कुछ सामान्य सी बातें थी कौशलों से संबंधित। इनमें से कई प्रश्न बन जाते हैं। हमने आपको ये भी बताया था भाई ऐसे प्रश्न बन सकता है, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे श्रवण कौशल के बारे में हम बात करते हैं डिटेल से। ठीक है, अच्छे से आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। अब श्रवण कौशल को, एक एक कौशल को हम बताएंगे, एक वीडियो में सिर्फ एक ही कौशल बताएंगे, जिससे कि मतलब दिक्कत नहीं आए, आपस में मैच नहीं हो इनमें, एक एक क्लियर आप करके चलें एक एक कौशल को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज श्रवण कौशल। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या होता है। एक बार पुनः देख लीजिए, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, यानी कि सुनकर के अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल का उद्देश्य है। पहला प्रश्न बनता है। इसके बाद में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भावों का अवबोध करना, यानी कि कोई भी भाव है उसको समझ पाना। ठीक है, यानी सुनकर के अर्थ ग्रहण करने का मतलब है भावों का अवबोध करना, यानी आपने कुछ सुना, अब सुनकर के उसका भाव आपके समझ में आया, तो ये हमारे श्रवण कौशल का उद्देश्य पूरा हो जाता है। ऐसे आगे इसमें आपको याद रखना है, इस श्रवण कौशल को देखिए, इसे यानी कि श्रवण कौशल को प्राथमिक कौशल भी हम कह सकते हैं और भाव ग्रहण कौशल भी हम कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट बातें हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लें कि भाई प्राथमिक कौशल किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा श्रवण कौशल को कहते हैं। आपसे पूछ लें कि भाव ग्रहण कौशल किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा श्रवण कौशल को कहते हैं।
कहते हैं, समझ गए। प्राथमिक कौशल इसलिए कहते हैं भाई क्योंकि आपको हमने कहा कि ये आधार है सभी कौशलों में। अरे जब तक सुनोगे नहीं तो आप बोलोगे कैसे, अरे पढ़ोगे कैसे, लिखोगे कैसे। तो सबसे पहले आप सुनना चाहिए आपको, यानी बच्चों को हम सबसे पहले सुनाएं। जैसे आपको पता है कि स्कूल में क्या होता है, लास्ट में जब पीरियड चल रहा होता है आपका लास्ट वाला पीरियड, तो उसमें बच्चों को सभी बच्चों से पहाड़े बुलवाते हैं, गिनती बुलवाते हैं, कुछ वर्णमाला बुलवाते हैं। तो सुनकर के बच्चे सारे सीख जाते हैं। देखो 10 15 20 दिन में सारे बच्चे बोलना सीख जाते हैं, चाहे उनको लिखना नहीं आता है लेकिन वो बोलना सीख जाते हैं। एक अक्षर लिखना नहीं आता, वो बोलना सीख जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम श्लोक बोलना सिखा सकते हैं। आप रोजाना श्लोक बोलो, उनसे बुलवाओ, बोलो उनसे बुलवाओ, वो सुनेंगे बोलेंगे, सुनेंगे बोलेंगे, तो गारंटी से वो उसको बोलने लग जाएंगे। लेकिन लिखना नहीं आ रहा उनको, क्योंकि लिखना तो बाद में सीख सकते हैं। जब बोलना है, बोलना आ गया उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, कैसे बोलना होता है, क्योंकि वो सुनकर के सीख चुके हैं ऐसे। तो प्राथमिक कौशल है हमारा सुनना। अब भाव ग्रहण, क्योंकि हम सुनकर के भावों को ग्रहण करते हैं, सुनकर के मोस्टली जो हम करते हैं वो सुनकर के करते हैं, तो इसलिए भाव ग्रहण कौशल भी इसको हम कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है, प्रथमतः भाषा का ग्रहण श्रवण कौशल के द्वारा ही होता है। बात बिल्कुल सही है, यानी प्रथमतः जो सबसे प्रथम यानी सर्वप्रथम या सबसे पहले भाषा का जो ग्रहण होता है वो सुनकर ही होता है। सुनकर के जब बच्चा कोई भी शब्द सुनता है या कोई भी शब्द जब पहली बार बोलता है, तो जो भी शब्द बोलेगा वो सुनकर ही तो बोलेगा। उसको हम सुनाते हैं, बार बार बच्चों को सुनाते हैं कि मम्मा, दद्दा, पापा, अम्मा, ठीक है, जैसे कई शब्दों को हम बच्चों को बार बार सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं, तो वो कुछ शब्दों को बोलना सीख जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि सबसे पहले भाषा का ग्रहण सुनने से होता है, यानी श्रवण कौशल के द्वारा ही होता है, और वो बोलना सीख जाता है। अम्मा, दादा, पप्पा, मम्मा, ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ सीख जाता है। आगे है, केवल सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है। ये बात हम पहले ही बता चुके, केवल सुनना नहीं है, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, बल्कि ध्यान पूर्वक सुनकर के वक्ता के आशय को ग्रहण करना, ये है श्रवण कौशल का उद्देश्य। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, पर आपको हम सुना रहे हैं। अब आप सुन तो रहे हैं लेकिन उसका भाव आपने नहीं अच्छे से सुना। जैसे हम आपको सुना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं, लेकिन आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप उसके आशय को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर श्रवण कौशल का कोई उद्देश्य नहीं है। श्रवण कौशल का उद्देश्य है उसको ध्यान पूर्वक सुन करके उसके आशय को ग्रहण करना। तो इसलिए अच्छे से सुनो और उसके आशय को ग्रहण करो, और फिर आप देखना आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में नंबर आएंगे और आप शिक्षक जरूर बन जाओगे। आपने जो शिक्षक बनने का सपना जो पाला है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, ये हम आपको विश्वास के साथ में कह सकते हैं। केवल एक बात का ध्यान रखना है, आपको तैयारी लगातार करनी है और एक सिस्टमेटिक तरीका से करनी है, फिर देखना कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई आपकी श्रवण कौशल की। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखो हम आगे बात करते हैं श्रवण कौशल के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है ना, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इसमें हम देखिए सबसे पहला है वक्ता के भावों का अर्थ ग्रहण करना। एक बात तो ये आती है इसमें श्रवण कौशल के घटक में आता है कि वक्ता के भावों का अर्थ ग्रहण करना, यानी कोई भी बोलने वाला है तो उसके भावों को समझो, उसके भावों का अर्थ ग्रहण करो, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है। अवधान पूर्वक वक्ता को सुनना, मतलब ध्यान पूर्वक वक्ता को सुनना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक सुनना। आगे है कथन के सारांश या भावार्थ को समझना। आपको जो भी कुछ कहा है उसका सारांश क्या है या फिर भावार्थ क्या है उसको समझना, ये भी हमारा कौशल है, कौशल का घटक है, ये भी हमारे कौशल का घटक है। आगे है कथन की आवृत्ति न हो, यानी जो कथन है उसकी आवृत्ति नहीं हो, बार बार उसी को नहीं कहें, बार बार उसी को नहीं कहें, उसकी आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि कार्यक्रमों को अर्थपूर्वक सुनना, यानी जैसे आकाशवाणी पर कोई कार्यक्रम आ रहा है, दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम आ रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं आजकल तो, ठीक है, उसको आपको अच्छे से सुनना है,
अर्थपूर्वक सुनना है उसको। तो ये हमारे श्रवण कौशल के घटक में आते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हमने बातें बताई ये श्रवण कौशल के घटक के अंतर्गत आते हैं। सामान्य सी बातें, छोटी छोटी बातें, कोई इसमें महत्वपूर्ण कोई भी ऐसा काम नहीं है। अब चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें हम आपको बताने वाले हैं श्रवण कौशल हेतु कार्यक्रम, यानी श्रवण कौशल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं श्रवण कौशल हेतु कार्यक्रम, यानी श्रवण कौशल के लिए कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए, विद्यालय से पूर्व ही, तो इसमें 1 नंबर पे आपको याद रखना है, विद्यालय से पूर्व से ही श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है। मतलब जैसे बच्चा विद्यालय में आता है ना, उससे पहले ही उसमें श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है, क्योंकि घर पर रहता है बच्चा 3-4 साल का, तो उस समय काफ़ी कुछ सुनता है, समझता है, कई शब्द बोलना सीख जाता है। तो विद्यालय से पूर्व से ही श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। नाटक अभिनय हम करवा सकते हैं, कविता पाठ करवा सकते हैं, गद्य पद्य का वाचन प्रतियोगिता हम रख सकते हैं, आदि गतिविधियों के संचालन करवा करके अधिक से अधिक श्रवण के अवसर देना। ठीक है, यानी हम अभिनय करवा सकते हैं नाटक वाले, कविता पाठ करवा सकते हैं बच्चों से, गद्य पद्य का वाचन करवा सकते हैं, इनसे संबंधित आप कोई भी प्रतियोगिता करवा सकते हैं, जिससे उनमें क्या होगा, श्रवण कौशल का विकास होगा, बच्चे सुनेंगे। इसके बाद में भयमुक्त विद्यालय वातावरण का निर्माण करना। विद्यालय वातावरण ऐसा हो कि किसी भी प्रकार का बच्चों के अंदर डर नहीं हो। ठीक है, ऐसा वातावरण हो जिसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं हो, भयमुक्त वातावरण। उसमें बच्चे स्वच्छंद प्रकार से, अच्छे प्रकार से रुचि लेकर के पढ़ सकेंगे, सुनेंगे, अच्छे से सीखेंगे, उनको अधिगम होगा, अच्छे से सब कुछ होगा। ठीक है, तो भयमुक्त विद्यालय वातावरण हो। इसके बाद में शिक्षक स्वयं आदर्श रूप में आदर्श वाचन, कविता पाठ, बाल गीत, कहानी आदि सुनावे। यानी शिक्षक आदर्श रूप में, यानी अच्छे ढंग से उनको आदर्श वाचन करे, कविता है कोई कविता पाठ करे, श्लोक पाठ है तो श्लोक पाठ करे, कोई बाल गीत है तो बाल गीत को बताए, कोई कहानी है तो कहानी को भी कहानी के ढंग से बताए। ठीक है, तो ऐसे, तो ये सब हम बातें इसमें याद रखनी पड़ती हैं। तो ऐसे करके हम श्रवण कौशल हेतु ये कार्य हम कर सकते हैं, जिससे बच्चों के अंदर श्रवण कौशल को हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा मतलब कठिन वाली बात है नहीं, इसमें सिंपल बातें हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आगे श्रवण कौशल के साधन। यहाँ से एक प्रश्न आपका आया था, उसको हम बताएंगे कौन सा आया था। देखिए, अगला हमारा बिंदु है श्रवण कौशल के साधन। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि श्रवण कौशल के कौन कौन से साधन हैं जहाँ से हम श्रवण करते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ से हम सुनते हैं ऐसे कौन कौन से साधन हैं। तो एक तो हो गया परिवारजन, यानी परिवार के लोग। ठीक है, इनसे हम श्रवण करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये हमारे एक साधन हो गए, बिल्कुल। एक है हमारा गुरुमुख, अध्यापक जो वाचन करता है, तो गुरुमुख है हमारा एक। ठीक है, गुरुमुख। इसके बाद में दूरदर्शन पे हम श्रवण करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं भाई, समाचार आते हैं दूरदर्शन पे। इसके बाद में संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर है, इससे भी श्रवण होता है। आकाशवाणी में हम सुनते हैं कि नहीं, बिल्कुल। ध्वनि मुद्रिका यंत्र, ध्वनि मुद्रिका यंत्र हम टैप रिकॉर्डर होता है, जैसे सीडी लगा के उसमें चला दिया आपने, कैसेट लगा के चला दिया आपने, उससे हम सुनते हैं कि नहीं। हाँ, दूरवाणी, दूरवाणी आता है आपका कार्यक्रम, उस पर हम सुनते हैं, गाने वगैरह चलते हैं, जो भी है। एक है ध्वनि विस्तारक यंत्र, यानी कि आपका स्पीकर लगे रहते हैं, उनमें ध्वनि विस्तार होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा बोलो, बहुत तेज आवाज़ जाती है, ध्वनि का विस्तार होता है, ध्वनि विस्तारक यंत्र स्पीकर होते हैं, स्पीकर। ठीक है, तो इनसे हम सब क्या ही साधन जो है हमारे सब सुनने के हैं, यानी श्रवण कौशल के साधन है सारे के सारे। अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ नोट लगा के हमने लिखा है कि श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम भवती क्या गुरुमुखम। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया था, प्रश्न आया था श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम भवती, यानी श्रवण कौशल का प्रमुख साधन होता है। अब कौन सा होता है, उत्तर है उसका गुरुमुख। गुरु का जो मुख है, यानी गुरुमुख से हम जो सुनते हैं, वो श्रवण कौशल का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न आपका आ चुका है। तो ये सिंपल सा है भाई, हम कहाँ कहाँ से श्रवण करते हैं, परिवार के लोगों से, गुरुमुख से, दूरदर्शन से, संगणक यंत्र, आकाशवाणी, ध्वनि मुद्रिका यंत्र है, दूरवाणी है, ध्वनि विस्तारक यंत्र, और भी कई हो सकते हैं। ठीक है, बस ये समझना है कि भाई हम श्रवण कौशल कौन कौन से साधनों से होता है, श्रवण कहाँ कहाँ से हम करते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो आगे है इसमें श्रवण कौशल की आवश्यकता। भाई श्रवण कौशल इतनी देर से हम जो बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है इसकी।
चलिए, क्यों आवश्यकता है उसको हम जानते हैं। एक तो है आपका शब्दों का अर्थ जानने के लिए, यानी सुनना बहुत जरूरी है भाई। जब तक सुनोगे नहीं तो शब्दों का अर्थ कैसे जानोगे आप। हमने आपको कोई अर्थ बताया, अब उसको आप सुनोगे ही नहीं तो अर्थ कैसे जानोगे आप। तो शब्दों का अर्थ जानने के लिए, मनोरंजनार्थ यानी मनोरंजन के लिए भी श्रवण कौशल जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में सुनकर के पुनर्कथन के लिए, यानी सुनकर के पुनः कथन करने के लिए। जैसे हमने कहा कि भाई इस श्लोक को हम बोल रहे हैं, आपको बोलना है, तो आप पहले सुनो फिर उसके बाद में बोलना। अब जब सुनोगे ही नहीं तो बोलोगे कैसे। पंडित जी ने कहा कि इस मंत्र को बोलना है, पहले हम बोलेंगे फिर उसके बाद में आप बोलना। अरे भाई आप सुन ही नहीं रहे तो बोलोगे कैसे। तो सुन करके पुनः कथन करने के लिए सुनना जरूरी है। आगे है शब्दों की अभिव्यक्ति के लिए, यानी शब्दों को अभिव्यक्त करना चाहते हो तो उसके लिए सुनना जरूरी है। हमने पहले ही कहा कि अच्छा सुनने वाला अच्छा वक्ता बन सकता है, तो पहले सुनो उसके बाद ही तो बोल पाओगे आप। इसके बाद में है भाषण सामर्थ्य विकासार्थ, यानी भाषण के सामर्थ्य का विकास करने के लिए। बिल्कुल सही है, आप अच्छा भाषण देना चाहते हो, अच्छे भाषण देने वाले बनना चाहते हो, अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, तो पहले सुनने की आदत डालो। आप पहले सुनो, चाहे किसी को भी सुनो, ठीक है, क्योंकि सुनने वाला ही अच्छा वक्ता बन सकता है। डायरेक्ट नहीं बन सकता, आप कभी सुना नहीं किसी को, आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, नहीं बोल सकते। अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। आप बोल तो सकते हो लेकिन अच्छे वक्ता नहीं बन सकते, प्रसिद्ध वक्ता नहीं बन सकते। उसके लिए श्रवण कौशल आपका विकसित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एक लास्ट में है शब्दों के शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के लिए। अब देखो सुनना जरूरी है। हमने कहा कि भाई इस शब्द को आपको अच्छे से शुद्ध बोलना है। हमने राम शब्द आपको बताया, ठीक है, तो राम शब्द को आपको शुद्ध बोलना है, उसका उच्चारण आपको सीखना है, तो पहले सुनना पड़ेगा तभी तो बोल पाओगे आप भाई। अरे जब सुनोगे नहीं तो आपको क्या पता लगेगा शुद्ध क्या है, कैसे बोलना है। तो जब बच्चों को हम कोई श्लोक याद करवा रहे होते हैं, उसका शुद्धिकरण करवा रहे होते हैं, तो पहले उसको हम बोल करके बताएंगे, ठीक है, उसके बाद में बच्चे बोलेंगे इसको सुन करके। तो सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे फिर। इसीलिए जरूरी है श्रवण कौशल की आवश्यकता हुई ऐसे। तो ये हमारी होगी सारी बातें श्रवण कौशल की आवश्यकता, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और है, वो लास्ट है हमारी इसमें, क्या है, शिक्षण विधियां, यानी श्रवण कौशल से संबंधित कौन कौन सी विधियां हम काम में लेते हैं, वो है हमारा इसमें लास्ट बिंदु, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हम विधियों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें एक तो है आदर्श वाचन विधि, ठीक, यानी श्रवण कौशल के में हम आदर्श वाचन करते हैं कि नहीं। अब आदर्श वाचन कौन करता है आप जानते हैं, शिक्षक करता है भाई। कौन करता है, शिक्षक करता है। यानी कोई भी ऐसे गद्यांश है, पद्यांश है, कहानी है, कोई भी है, उसका हम आदर्श वाचन करते हैं, अच्छे ढंग से उसको हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उतार चढ़ाव, लय, गति, यति सबका ध्यान रख करके उसको हम बहुत अच्छे ढंग से बच्चों के समक्ष उसको प्रस्तुत करते हैं, बच्चे सुनते हैं, उसके बाद में बच्चे भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में है सस्वर वाचन विधि। एक होता है सस्वर वाचन विधि। अब इसमें आपको स्वरों का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पर उतार चढ़ाव होगा, कहाँ पर नहीं होगा, किस में कितना विराम होगा, किस स्वर को कितना आपको मतलब स्ट्रेस करना है, उसको दबाव देना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है सस्वर वाचन में। जैसे आप कोई श्लोक पाठ करते हैं तो वहाँ पर आपको पता है छंद का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है, स्वर का ज्ञान होना चाहिए आपको, तो आप उसको अच्छे से बोल पाएंगे। तो सस्वर वाचन विधि का प्रयोग करके हम शिक्षण में श्रवण कौशल को अच्छा बना सकते हैं। एक है प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, क्योंकि प्रश्नोत्तर में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं फिर उत्तर देते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं फिर उत्तर देते हैं, तो इसमें श्रवण कौशल विकसित होगा कि नहीं होगा भाई। और जब सुनोगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा उत्तर को। तो हम कहते हैं भाई ध्यान से सुनो, ये प्रश्न आपके लिए है, ध्यान से सुनो, तो सुनेंगे फिर उत्तर देंगे। एक है वाद विवाद विधि। अब वाद विवाद विधि में क्या होता है भाई, एक ने बोला कुछ, ठीक है, एक पक्ष में रहता है एक विपक्ष में रहता है, तो पक्ष वाले ने बोला कि नहीं भाई ये इस प्रकार से है, तो उसकी पूरी बात को वो अच्छे से सुनेगा, उसके बाद में उसी के हिसाब से वो बोलेगा, फिर उसको सुन करके बोलेगा, फिर वो उसने क्या बोला है उसके विपक्ष में बोलेगा फिर वो, तो सुनना पड़ेगा कि नहीं ऐसे। तो ये भी हमारा एक कौशल का एक सिस्टम यानी मेथड है, एक प्रकार का तरीका हो गया। आगे है कथा कथन विधि। कथा कथन यानी कि कथा और कथन करना होता है, कथा कथन में कथा कथन विधि होती है। एक होता है श्रुति लेख विधि।
श्रुतिलेख विधि। श्रुतिलेख विधि में क्या होता है, हम बच्चों से कहते हैं कि चलो आपको हम कुछ शब्द बोल करके बताते हैं, ठीक है, सभी ध्यान से सुनो, और जैसा हम आपको बोल रहे हैं वैसा का वैसा लिखना है, आपको सुन करके लिखना है। तो श्रुतिलेख विधि में सुन करके लिखना होता है। हमने कहा कि भारत मेरा देश है, लिखो। बच्चे सुनेंगे लिखेंगे, सुनेंगे लिखेंगे, तो सुन करके लिखना होता है श्रुतिलेख विधि। इन सभी विधियों से हम इन सभी शिक्षण विधियों के माध्यम से श्रवण कौशल को अच्छा कर सकते हैं। तो इन सभी विधियों का हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम बच्चों के अंदर श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की आपके श्रवण कौशल के बारे में। इसके बाद में आपको हमने स्टार्टिंग में बताया कि वही कौशलों में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, कहाँ कहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। इसको अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, आपको याद रखना है। एक बार आप अच्छे से सुनोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, और फिर भी कोई इसमें दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, सवाल आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे अगले कौशल के बारे में सुना है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। भाषा कौशल हमारा एक नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए इंतजार करिए, तब तक के लिए अपना और अपना का ध्यान रखिए, अच्छे से सुने, अच्छे अपने दोस्तों को भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।